And they want to control us just like a dictator. आम हत्या हो यो मैसेकर हो। शायद वेस्टर्न मीडिया के तरह नेपाल की ओली सरकार ने भी सोचा होगा कि काठमांडू में जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो सोशल मीडिया बैन के खिलाफ प्रदर्शन है और कुछ गोलियां, कुछ मौतें नेपाल के जवानों के गरम खून को ठंडा कर देंगी। भारी गलती। पीएम ओली सरकार के क्रैकडाउन के 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी कहानी अब नेपाल में बदल चुकी है, क्योंकि जो गुस्सा था वो सोशल मीडिया बैन से ज्यादा करप्शन, नेपो बेबीज और सरकार के एब्सोल्यूट इकोनॉमिक फेलियर के खिलाफ था। सरकार ने अंदाजा नहीं लगाया था कि उनका एक्शन, उनकी गोलियां 19-20 मौतों के वजह से उनके घरों को आग लगा दिया जाएगा, उन्हें हेलीकॉप्टर से अपनी जान बचाकर भागना पड़ेगा। खुद प्रधानमंत्री ओली 24 घंटे के अंदर उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। काठमांडू के ऊपर मंडराते हुए हेलीकॉप्टर्स, प्रोटेस्टर्स के ऊपर गिरते हुए टीयर गैस, नेपाली युवाओं के साथ अब पूरे देश का हो जाना इस बात का संकेत था कि सिर्फ होम मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर के इस्तीफे से नहीं चलेगा, प्रधानमंत्री ओली को जाना होगा, तभी जाकर एक बड़ा बदलाव आ पाएगा नेपाल में। और याद रखिए, यह सिर्फ एक पार्टी हेतु या एक लीडर के खिलाफ प्रदर्शन नहीं था, पूरे सिस्टम के खिलाफ नेपाल के युवाओं का आक्रोश है। इस बात को आप समझ लीजिए कि कैसे ओली, प्रचंड और देओबा तीनों लीडर्स के घरों में आग लगा दिया गया है। ये तीन दिग्गज हैं जो नेपाल के पॉलिटिक्स से करता धरता रहे हैं, रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी मान लीजिए, लेकिन 30 सालों तक इन्होंने ही नेपाल पर राज किया है। लेकिन आज नेपाल का युवा कह रहा है, आप किसी भी पार्टी से हो, आप कोई भी बड़े नेता हो, बस हमें अब नई शुरुआत चाहिए। देशभक्त के आज के एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे नेपाल के इस जेन जी रेवोल्यूशन का जो मेन प्रोटेस्ट का मुद्दा था, जो डिमांड था, वो क्या था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन तो एक चिंगारी थी, नेपाल में इससे और गहरी समस्याएं क्या हैं, ओली सरकार का रवैया कैसा रहा इन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, वो बैकफायर क्यों कर गया, क्या मंत्रियों के इस्तीफे के बाद, प्रधानमंत्री के स्टेप डाउन करने के बाद शांति बहाली हो पाएगी, या फिर पार्लियामेंट जिस तरीके से आज जल रहा है और मुश्किलें आने वाली हैं नेपाल के लिए। क्या इन प्रोटेस्ट के पीछे कोई पॉलिटिकल हाथ है, कोई इंटरनेशनल विदेशी पावर है, या ये स्टूडेंट ड्रिवन, यंगस्टर ड्रिवन था, और क्या इस रेवोल्यूशन के बाद अब नेपाल श्रीलंका और बांग्लादेश के रास्ते जा रहा है। नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की खत्म हुए और नया संविधान लागू हुए अब 10 साल हो चुके हैं, लेकिन आम नेपालियों की जिंदगी में अभी भी कोई खास बदलाव नहीं आया है। इकोनॉमिक ग्रोथ अभी भी स्लो है, फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ना के बराबर हैं, मजबूरन हर साल हजारों नौजवानों को, नेपालीज को देश से बाहर जाना पड़ता है रोजगार की तलाश में, और वहां भी कईयों को सिर्फ मीनियल जॉब्स ही मिल पाते हैं। इसके ऊपर जब लोग इतनी दिक्कत में हैं, उस समय रूलिंग एलीट जो है वो करप्शन में कंप्लीटली लिप्त है, जनता से उसका कनेक्ट टूट चुका है और अय्याशी की जिंदगी राजा महाराजा के तरह नेतागणों की चल रही है। ऐसे हालत में जब सारे पॉलिटिकल पार्टी से भरोसा उठ गया हो, आर्थिक हालत तंग हो गई हो और एग्जिस्टिंग सिस्टम से फ्रस्ट्रेशन होना फिर लाजमी ही है। इस गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को नेपाली युवा बीते कुछ समय से सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे, वहां अपनी आवाज उठा रहे थे। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैशटैग नेपो किड्स और हैशटैग नेपो बेबीज जैसे ट्रेंड चीजें चल रही थी। इन हैशटैग्स को यूज करके लोग पॉलिटिकल एलीट, उनके बच्चों के लाइफस्टाइल, उनके लग्जरीज, उनका आम जनता के रोजमर्रा के प्रॉब्लम से कट ऑफ को हाईलाइट कर रहे थे, फिर चाहे वो टिकटॉक वीडियोस के जरिए हो या फिर रील्स के जरिए हो। कई बार देखा गया है कि जब विपक्ष, मीडिया, कोर्ट सब फेल कर जाते हैं तो सोशल मीडिया सच्चाई दर्शाने में मदद करता है। और नेपाल के युवाओं ने सवाल किया कि भाई इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर ये जो नेपो किड्स हैं, ये जो पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं, ये इंपोर्टेड गाड़ियां, फॉरेन हॉलीडेज, ये जो शो ऑफ कर रहे हैं, इसका पैसा कहां से आ रहा है। तो पॉलिटिशियंस हो, उनका एरोगेंस हो, उनका करप्शन हो, उनके बच्चों की अय्याशी हो, इस वजह से एक डीप डिसकंटेंट नेपाल के यूथ में हफ्तों से बढ़ रहा था, लेकिन यह डिसकंटेंट अभी भी ऑनलाइन था। लेकिन पिछले हफ्ते नेपाल की सरकार ने एक ऐसा कदम लिया जिससे यह गुस्सा सोशल मीडिया से बाहर निकलकर
सड़कों पर आ गया। 4 सितंबर को नेपाल की सरकार एक डायरेक्टिव लाती है जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, रेडिट, एक्स, यूट्यूब जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया जाता है। सरकार का कहना है कि इन कंपनीज ने ओपनली सरकारी ऑर्डर्स को मानने से, देश के कानून को रिस्पेक्ट करने से मना कर दिया है। इसीलिए सरकार को मजबूरन यह कदम उठाना पड़ रहा है इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। अब नेता की सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी है, आप समझदार हो। वैसे तो नेपाल की सरकार कुछ टाइम से ही सोशल मीडिया पर अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश कर रही थी। ऑनलाइन हेट, फेक न्यूज, साइबर क्राइम और मिस इंफॉर्मेशन जैसी चीजों को रोकने के लिए यह ऑफिशियल वर्जन, ऑफिशियल एक्सक्यूज यही है। पर असली मकसद तो अपना पोल खुलने से बचाना था, जो रोज सोशल मीडिया पर खुल रही थी। आज हर सरकार यह पावर चाहती है कि उसके एक इशारे से कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट गायब हो जाए। ऐसा आज बांग्लादेश में, इंडिया में, पाकिस्तान में होता है, तो नेपाल ने सोचा हम भी एडवांटेज ले सकते हैं। एक कंटेम्प्ट केस के हियरिंग के दौरान नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को यह आदेश दिया था कि बिना फॉर्मल रजिस्ट्रेशन के वो किसी भी सोशल मीडिया कंपनी को नेपाल में ऑपरेट ना करने दे। इस आदेश का हवाला देकर नेपाल की कैबिनेट ने सारे कंपनीज को नोटिस देकर 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया कि 7 दिनों के अंदर अंदर अपने कंपनीज को नेपाल के सरकार के साथ रजिस्टर करो, एक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर अपॉइंट करो, नहीं तो हम तुम्हें बैन कर देंगे। अब यूएस की बड़ी टेक जायंट्स ने इस ऑर्डर को इग्नोर कर दिया और नेपाल की सरकार को एक्सक्यूज मिल गया एक्शन लेने का। 26 के 26 सोशल मीडिया साइट्स को ब्लॉक कर दिया। वैसे में ही लोग सालों से नेपाल के पॉलिटिकल सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड थे और इसके बीच में सरकार ने उनसे उनका एक्सप्रेशन का एक और जरिया भी छीन लिया। उन्हें यह बात मंजूर नहीं थी। साथ ही साथ सोशल मीडिया के जरिए, याद रखिए, नेपाल के युवा अपने बिजनेस, जो कि मोस्टली टूरिज्म रिलेटेड होते हैं, उसको प्रमोट किया जाता है, एडवर्टाइज किया जाता है, नए कस्टमर्स, मार्केट्स को एक्सप्लोर किया जाता है। ऐसे में सरकार का ऐसा एक ब्लैंकेट बैन एक्सप्रेशन तो छीन ही रहा था, लोगों का फ्रीडम तो छीन ही रहा था, लेकिन साथ ही साथ लोगों के पेट पर भी एक लात मार रहा था। तो डिसकंटेंट बढ़ना तो भाई बहुत स्वाभाविक था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन का ऑर्डर आते ही बात बिगड़ना शुरू हो चुका था। नेपाली युवा इसे एक करप्ट ओली सरकार का फ्री स्पीच को खामोश करने के लिए एक बड़ा कदम, एक फॉर्मूला की तरह देख रहे थे। इसी बीच हामी नेपाल नामक एक संगठन सामने आता है। ये एक एनजीओ है और उसके 36 साल के फाउंडर सुदन गुरुङ, जो अभी तक तो सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ का काम कर रहे थे, अब वो डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, डिस्कशंस ऑर्गेनाइज करवाते हैं और मंडे 8 सितंबर को काठमांडू में प्रोटेस्ट की परमिशन लेते हैं। फिर इसी ऑर्गेनाइजेशन ने सोमवार के प्रोटेस्ट के लिए बैनर्स, पोस्टर्स, डूज डोंट सर्कुलेट किए। इन पोस्टर्स में पीसफुल प्रोटेस्ट की बात लिखी भी गई है, जिसके लिए लोगों को वाटर बॉटल, कॉलेज बुक्स, बैग्स ये सब लाने को भी बोला गया था। जैसे जैसे ये प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट की बातें गिने चुने एक्टिव सोशल मीडिया साइट्स जैसे टिकटॉक, जिसे बैन नहीं किया गया था थैंक्स टू चाइनीज इन्फ्लुएंस, या वीपीएन के थ्रू बाकी जनता को मालूम चलता है, तो बाकी ग्रुप्स भी साथ आने लगते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज और उनके यूथ विंग्स को खास तौर पर प्रोटेस्ट से दूर रहने को कहा जाता है, क्योंकि, और यह बात जरूरी है, शुरू से ही इस प्रोटेस्ट का आइडिया सोशल मीडिया बैन से बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था। अब यह प्रोटेस्ट फुली एंटी करप्शन मूवमेंट, सारी पार्टीज के खिलाफ एक मूवमेंट का रंग ले चुकी थी। फिर आई 8 सितंबर वाली वो सुबह जब हजारों की संख्या में प्रोटेस्टर्स काठमांडू, पोखरा, चितवन जैसे शहरों में उनके सड़कों पर उतर आए। सबसे इंटेंस प्रोटेस्ट काठमांडू में देखने को मिले। यहां सोमवार सुबह 9 बजे तक मालतीघर चौक पर हजारों युवा इकट्ठा हो गए थे। स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स अपने यूनिफॉर्म्स में, हाथ में प्लेकार्ड्स लेकर, गाते गाते, स्लोगन्स लगाते हुए मार्च कर रहे थे। जब रैली 10:30 बजे ब्रिजेश्वर की तरफ निकली, तब तक तो सब कुछ कंट्रोल में था। अब यहां कहानी के 2 वर्जन हैं। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने दिया। युवा प्रोटेस्टर्स ने अपने हाथ ऊपर करके दिखाए कि वो निहत्थे थे, लेकिन फिर अचानक पुलिस ने उनके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। सरकार का कहना है कि मार्च के अंदर से ही एंटी सोशल एलिमेंट्स निकलने लगे, जो उपद्रव करने लगे, वायलेंस करने लगे, आगजनी करने लगे और पुलिस को तब गोली चलानी पड़ी। लेकिन जो भी कारण हुआ, उसके बाद जो होता है उस पर डिबेट नहीं है। उसके बारे में बहुत सारे रिकॉर्ड्स और वीडियो, मोबाइल फुटेज है। हम सब कुछ यहां दिखा भी नहीं सकते हैं क्योंकि इतने दर्दनाक वो फुटेज है। टीयर गैस,
रबर बुलेट्स और अल्टीमेटली शूट एट साइट ऑर्डर्स भी दे दिए गए। भीड़ समझ नहीं पाती है कि कैसे रिस्पॉन्ड करे। कुछ लोग गुस्से में पार्लियामेंट की तरफ दौड़ते हैं, उसका गेट फांग कर पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग सिक्योरिटी ऑफिशियल से ही उलझ जाते हैं और कुछ लोग फरार भाग जाते हैं। लेकिन जब तक यह कियोस और कंफ्यूजन खत्म होता है, कम होता है, तब तक 19 लोग तो कंफर्म्ड मारे जा चुके हैं, 400 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इनमें से कई लोग सीरियसली घायल हुए हैं, कईयों को तो सीधा सीधा सर पे या सीने पे गोली मार दिया गया है, जो ह्यूमैनिटेरियन लॉज के खिलाफ है। और बहुत ज्यादा जो शॉकिंग चीज था कि एक 12 साल बच्चे को भी गोली से पुलिस ने मार गिराया। बस फिर क्या था? इस बर्बरता के बाद, इस खून खराबे के बाद, जब इस खून खराबे की खबर और फैली, प्रोटेस्ट ने एक अलग ही फिर रंग ले लिया। अब बात सोशल मीडिया पर बैन या करप्शन या नेपो किड्स के बारे में नहीं थी। अब तो सीधा सीधा गुस्सा प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ था, उनके होम मिनिस्टर के खिलाफ था। आखिर इस सरकार ने एक दिन में 19 लोगों की जानें ली थी, बच्चों पर गोलियां चलाई थी। इसे माफ नहीं किया जा सकता है। मरने वालों की संख्या 2006 के प्रोटेस्ट से भी ज्यादा थी। याद रखिए, वो प्रोटेस्ट, वो महान प्रोटेस्ट जिसमें किंग ज्ञानेंद्र को स्टेप डाउन करना पड़ा था, जिसे एक पिवटल मोमेंट कहा जाता है नेपाल की हिस्ट्री में। यह कत्लेआम नेपाल के इतिहास में एक काला दिन बनकर दर्ज हो गया। लोगों का गुस्सा उफान पर देखते हुए पहले तो होम मिनिस्टर ने अपना इस्तीफा दे दिया शाम आते आते। रात तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी बैन हट जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नेपाल ने अपने इतिहास में आज तक कई मूवमेंट्स, कई प्रोटेस्ट देखे हैं, चाहे वो 1950s की बात हो, 1990s की बात हो या 2006 की बात हो। लेकिन कभी भी नेपाल के स्टेट ने, नेपाल की सरकार ने एक दिन में इतना बड़ा क्रैकडाउन नहीं किया है। कभी भी एक दिन में 19 लोगों की मौतें नहीं हुई है। ऐसा कुछ नेपाल में आज तक किसी ने देखा न सोचा था। जाहिर सी बात है कि अब जो गुस्सा आया उससे ओपिनियन कंप्लीटली स्प्लिट हो गया। कुछ लोग प्रोटेस्ट्स और इंटेंसिफाई करने की मांग करने लगे, वहीं कुछ लोगों ने कहा कि हम बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हो चुके हैं, अब बातचीत कर लेते हैं। लेकिन तब तक जो स्टूडेंट्स थे, जो यंगस्टर्स थे, वो कुछ सुनने के मूड में नहीं थे। होम मिनिस्टर घटना की जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन तो कर देते हैं। शाम तक सरकार एक प्रोब कमिटी भी ऑर्डर कर चुकी होती है, जो काठमांडू और बाकी जगहों जो वायलेंस हुआ था उसकी जांच करेगी। देर रात तक प्राइम मिनिस्टर ओली खुद बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम प्रोटेस्टर्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसमें इन्फिल्ट्रेटर्स घुस गए थे जो इसको पूरा वायलेंट बना देते हैं और पुलिस को गोली चलानी पड़ी। हमें इस जेनजी के डिमांड्स के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उनके खिलाफ नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। लेकिन ये सारी बातें अब बेकार हो चुकी थी। सबको पता था कि ये जो गोलियां चली थी इन्फिल्ट्रेटर्स की वजह से नहीं, सरकार की वजह से चली थी। ये प्री सैंक्शनड प्रोटेस्ट थे। सरकार को पता था प्रोटेस्ट होने वाला है, प्रॉपर इंतजाम उन्होंने नहीं किए थे। और इन्फिल्ट्रेटर्स पर ब्लेम लगा के कोई फायदा नहीं है। गोलियां चली हैं, बच्चे मरे हैं, बदला तो लेना होगा। 9 बजे की सुबह तक प्रोटेस्टर्स का डिमांड क्लियर हो चुका था। उन्हें सीधा सीधा प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए था। ओली वाज डिक्लेयर्ड अनफिट टू लीड और उनका रेजिग्नेशन इस प्रोटेस्ट की कोर डिमांड बन जाती है। साथ ही साथ देश के पूरे पॉलिटिकल एलिट जो डायनेस्ट्स बनकर एक के बाद एक पावर में आ रहे थे, रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहे थे, सबको कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। इसी के साथ एक इंडिपेंडेंट, ट्रांसपेरेंट और इम्पार्शियल वॉचडॉग इंस्टीट्यूशन की स्थापना की भी मांग होने लगी, जो करप्शन, अब्यूज ऑफ पावर और इनजस्टिस के लिए जो ऑफिशियल्स हैं उनको अकाउंटेबल ठहराएंगे। मंगलवार को भी प्रोटेस्टर्स भारी संख्या में काठमांडू की सड़कों पर आने लगे। उस समय तक भी भाई ओली सरकार सोच रही थी कि एक इनडेफिनिट कर्फ्यू लगा दिया जाए तो सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाएगा। लेकिन लोगों की मूवमेंट तब तक शुरू हो चुकी थी, उनकी गैदरिंग शुरू हो चुकी थी, डेमोन्स्ट्रेशंस और प्रोटेस्ट शुरू हो चुके थे। सरकार बहुत लेट हो चुकी थी। लोगों का जो उफान था अब वो किसी कर्फ्यू से भी रुकने वाला नहीं था। होम मिनिस्टर के बाद एक और कैबिनेट मिनिस्टर रामनाथ अधिकारी भी रिजाइन कर देते हैं, लेकिन गुस्सा तो पीएम ओली के खिलाफ था। इसीलिए उसके बाद हम देखते हैं एक एक करके नेपाल के कैबिनेट मेंबर्स के घरों पर हमला होना शुरू हो जाता है। नेपाल मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन, उनका घर आग के हवाले कर दिया जाता है। फिर फाइनेंस मिनिस्टर का घर आग के हवाले कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट के घर को भी बख्शा नहीं जाता है। और फिर आते हैं ये तस्वीरें, हेलीकॉप्टर से नेतागण
सेनागण अपने घर से भागने की कोशिश कर रहे हैं, कैंटोनमेंट एरिया जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दोपहर आते आते हमें यह दुखद विजुअल्स भी देखने पड़े, जहां नेपाल के संसद, उनके पार्लियामेंट को भी आंख के हवाले कर दिया गया। अब पूरी दुनिया की प्रेस इसी स्पेकुलेशन में लगी हुई है कि क्या बांग्लादेश के बाद अब नेपाल भी उसी रास्ते जा रहा है। देखिए, नतीजा जो भी हो, लोगों में जो फ्रस्ट्रेशन हमने देखा है पिछले 24 घंटों में, एक बात तो साफ कर देते हैं कि नेपाल के युवा में जो गुस्सा है वो पिछले कई सालों से बिल्डअप हो रहा था। बांग्लादेश में भी जो रेवोल्यूशन हुआ था वो कोई मैन्युफैक्चर्ड नहीं था, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है ये जो युवा जोश है। लेकिन हर देश का डायनामिक अलग होता है और नेपाल की बात भी अलग है। बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के चलते शेख हसीना सरकार सॉफ्ट होने के जगह और भी टफ स्टांस लेती है, प्रोटेस्टर्स को एंटी नेशनल कहना शुरू कर देती है, उनके ऊपर आतंकवादी होने का इल्जाम लगाती है, आर्मी और पैरामिलिट्री को बुलाकर क्रैकडाउन और इंटेंस करने को कहती है। 1500 मौतों के बाद भी शेख हसीना चाहती थी और गोलियां चले और युवा मरे। शुक्र है कि नेपाल में ऐसी सिचुएशन नहीं बनी। सरकार ने अपनी गलती उसी दिन मानकर अपने डिसीजंस वापस लेने तो शुरू कर दिए थे, मिनिस्टर्स ने रिजाइन भी करने शुरू कर दिए थे। अभी तक जेनजी प्रोटेस्टर्स और उनके डिमांड्स को डिस्क्रेडिट करने के लिए किसी ने उन्हें CIA या टेररिस्ट तक तो नहीं बुलाया है। तो क्लियरली नेपाल के ओली सरकार ने शेख हसीना सरकार की जो गलतियां हैं उससे कुछ सीख तो ली है। अभी भी प्रधानमंत्री ओली कह रहे हैं कि मैंने इसलिए स्टेप डाउन किया है जिससे एक पीसफुल पॉलिटिकल रेजोल्यूशन हो पाए। इन दी एंड नेपाल हो या दुनिया का और कोई भी देश हो, नई पीढ़ी के एस्पिरेशंस को इस तरीके से कुचलोगे ना तो वो नई पीढ़ी एक दिन फटेगी और तब 24 घंटों के अंदर अंदर अच्छों की ना सिस्टम टाइट हो जाएगी। नेपाल के पास एक मौका है श्रीलंका और बांग्लादेश के एक्सपीरियंस से सीख लेकर और हालात और ज्यादा ना बिगड़े उससे पहले एक समझौता करने का, उससे पहले एक अंडरस्टैंडिंग करने का, जिससे नेपाल एक नए रास्ते पर निकल पड़े। अब एक्सपर्ट्स आपको इस पे कॉन्स्पिरेसी थियरी भी बताएंगे कि कैसे विदेशी ताकतें इसमें इन्वॉल्व हैं, फॉरेन पावर्स इन्वॉल्व है। लेकिन जब नेता टाइप लोग देश को बेच खाएंगे, आपस में पावर इस तरीके से शेयर करते रहेंगे, तो किसी विदेशी ताकत की जरूरत आपको पड़ती नहीं है। देशभक्त पर हम पूरी तरीके से नेपाल के युवाओं के साथ है। उनके प्रोटेस्ट की वजह से आज सोशल मीडिया पर बैन हट चुका है, ओली सरकार का रेजिग्नेशन हो चुका है। अब करप्शन, नेपो बेबीज को हटाने का समय आ गया है। कुछ ही दिनों में नेपाल अपने नेशनल डे को सेलिब्रेट करेगा, 19 सितंबर, वो दिन जब 10 साल पहले उसने अपना नया संविधान अडॉप्ट किया था। वो दिन जब नेपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद यूनिटरी सिस्टम से हटकर एक फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक बनता है। अब आप सोच के देखिए, अगर उस दिन तक भी सारे पार्टीज मिलकर अपनी गलतियां मानकर अपना करप्शन एक्सेप्ट करके एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन को मंजूरी दे दे, तो नेपाल के पास एक ऐतिहासिक मौका होगा एक रीस्टार्ट करने का, अपनी हिस्ट्री को बदलने का, शांतिपूर्वक, बिना किसी फसाद, बिना किसी और मौत के। तो अल्टीमेटली तो ये सारा मामला अब वो दिग्गज पॉलिटिकल लीडर्स के हाथ में है। क्या वो नेपाल को और भी जलता देखना चाहेंगे या वो साथ आकर अब अपना लालच खत्म करके पावर को हैंडओवर करना चाहेंगे टू द नेक्स्ट जनरेशन? और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यह प्रोसेस आसान होगा, नहीं होगा, लेकिन जिस बदतर हालत में इतने सालों से नेपालीज हैं, जो यूथ है, उससे तो बेहतर ही होगा। यह सिचुएशन अभी भी काफी डेवलपिंग है, जैसे हम ये एपिसोड आपके लिए ला रहे हैं। विल कीप ट्रैकिंग दिस एपिसोड। ऑल द बेस्ट टू द यूथ ऑफ नेपाल।